हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टालकट पार्सन के बारे में। टालकट पार्सन एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है। क्लासिकल ट्रेडिशन के अंदर टालकट पार्सन के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो इन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के डेवलपमेंट में रहे हैं ये, ठीक है। और जिसके लिए जाने जाते हैं उसका नाम है सोशल एक्शन थ्योरी। एंड इन्होंने मिक्स किया है इमाइल दर्खिम और मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है मैक्रो और माइक्रो लेवल को। दर्खिम के अकॉर्डिंगली सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है, बट वेबर के लिए जो इंडिविजुअल है वो इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों को प्लस करने का जो काम है टालकट पार्सन ने करा। वो बोलते हैं कि भाई ना तो समाज अकेला रह सकता है और ना ही व्यक्ति अकेला रह सकता है, इसी के लिए इन दोनों का साथ में होना जरूरी है। पार्सन ने एक अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सिस्टमेटिक एकेडमिक डिसिप्लिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे देखिए सोशल एक्शन थ्योरी। पार्सन का सोशल एक्शन थ्योरी जो है फोकस करता है वॉलेंट्री एंड गोल ओरिएंटेड एक्शन के ऊपर। हमारे वेबर ने भी सोशल एक्शन दिया है, एज यू नो, राइट। बट जो हमारे टालकट पार्सन है वो भी सोशल एक्शन देते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि जो सोशल एक्शन है वो खुद से होता है, वॉलेंट्री होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब जो काम व्यक्ति करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल को सेट करके वो काम करता है। ही एम्फसाइज दैट एक्शन आर नॉट रैंडम बट गाइडेड बाय नॉर्म्स, वैल्यू एंड रोल। कि जो हमारे एक्शन है वो ऐसे नहीं बन गए, रैंडमली नहीं बन गए, राइट। ये हमारे पास हमें सिखाए जाते हैं हमारे नॉर्म्स, वैल्यू और रोल्स के द्वारा, ठीक है जी। आगे हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है जी। आगे देखिए तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म देने वाले पहले स्पेंसर आ जाएंगे, फिर दर्खिम, मालिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन इसके फादर कहलाए जाते हैं, बट इसके जो एक्चुअली फादर हैं जिसने इसको डेवलप किया है तो वो हमारे पास टालकट पार्सन आ जाएंगे। ये आपने याद रखना है। पार्सन ने प्रपोज किया सोसाइटी इज लाइक अ सिस्टम मेड अप ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट, ईच परफॉर्मिंग अ फंक्शन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड इक्विलिब्रियम। कि जो हमारे पास सोशल सिस्टम है, हमारे समाज में अलग अलग पार्ट है, उनका अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम कर भी रहे हैं। पर जब ये लोग मिलकर काम करते हैं तो होता क्या है कि समाज में सोशल ऑर्डर और बैलेंस बना रहता है, ठीक है। He believed in value consensus, मतलब जहाँ पे सब लोग मिलकर अपनी सहमति जता के कोई काम कर रहे होते हैं। शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इंटीग्रेटेड सोसाइटी। देखो टालकट पार्सन जैसे बंदे हैं जो कि ग्रुप को, मतलब समाज को और एक इंडिविजुअल को, सबको साथ में लेकर चलते हैं, राइट। इन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी दिया है, यस। इक्विलिब्रियम दिया है, यस। ये कीवर्ड याद रखना, बिकॉज ऑफ एक बड़ी सी लाइन में एक छोटा सा कीवर्ड आपको आपके आंसर तक लेकर जा सकता है, ठीक है जी। आगे देखें तो एगिल मॉडल दिया है इन्होंने। एगिल का मतलब है फंक्शनल फ्रेमवर्क टू एनालाइज एनी सोशल सिस्टम। किसी भी सोशल सिस्टम को समझना है तो उसका एक फंक्शनल फ्रेमवर्क होता है, दैट इज अ एगिल स्कीमा, ठीक है। इट इज ए फॉर एडेप्टेशन, जी फॉर गोल अटेनमेंट, आई फॉर इंटीग्रेशन एंड एल फॉर लेटेंसी और पैटर्न मेंटेनेंस। ए फॉर होता है हमारे पास इकोनॉमी, अगर हमारे पास पैसा हो चीजें बढ़िया हो जाती हैं। एडॉप्टेशन की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। देन है गोल, हमारे पिताजी आ गए, फादर आ गए या हमारी मदर आ गई, ठीक है। गोल अटेनमेंट के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इंटीग्रेशन, दादा दादी सबको जोड़ के रखते हैं, हाँ जी। देन लेटेंसी और पैटर्न मेंटेनेंस, सब मिलके जो प्रॉब्लम है घर की उसे वो शांति में बनाए रखते हैं, इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी और पैटर्न मेंटेनेंस। आगे देखिए तो नेक्स्ट इज व्यू ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। पार्सन ने सिर्फ
इंडिविजुअल के लिए, सिर्फ सोसाइटी के लिए कोई बात नहीं करी। वो बोले व्यक्ति के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना एक व्यक्ति अधूरा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बराबर हैं। ठीक है जी। आगे देखिए टालकट पार्सन का फंक्शनलिज्म थ्योरी। अब हम शुरू करते हैं रियल जो इनकी थ्योरीज हैं टालकट पार्सन की। टालकट पार्सन ने डेवलप किया है जनरल थ्योरेटिकल सिस्टम रेदर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल एम्पिरिकल स्टडीज। ठीक है जी, जो हमारे टालकट पार्सन है कि जनरल थ्योरेटिकल सिस्टम देते हैं, ना कि कोई स्पेसिफिक चीज। मतलब हर एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, ना कि स्पेसिफिक फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी उसके अंदर का। He is known as the key functionalist who analyze how social structure maintain stability through value consensus and social integration. फंक्शनलिस्ट है, हाँ जी। अब अगर कोई बंदा फंक्शनलिस्ट होगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई समाज का हर एक एलिमेंट, हर एक पार्ट अपना अपना काम कर रहा है ताकि समाज में सोशल ऑर्डर, जुड़ाव, स्टेबिलिटी बना रहे। सिंपल सी बात है। आगे देखिए सोसाइटी एक सिस्टम है, समाज एक क्या व्यवस्था है, एक रूप है। पार्सन का मानना था कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लाइक अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जिसमें हर एक पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है। लाइक हमारी बॉडी का अलग अलग पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है, लाइक लीवर, किडनी, पैनक्रियास आपस में इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है समाज के, वो भी आपस में क्या है, इंटरलिंक हैं। ईच पार्ट हैज अ फंक्शन एसेंशियल फॉर द सिस्टम सर्वाइवल एंड वेलबींग। आगे देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है? पार्सन एम्फसाइज हाउ सोसाइटी मेंटेन सोशल ऑर्डर थ्रू अ बैलेंस अमंग इट्स वेरियस पार्ट। मतलब क्या है कि समाज के अलग अलग पार्ट होते हैं, हाँ जी मैडम जी होते हैं, आपस में काम करते हैं मिलके, हाँ जी जी कर रहे होते हैं, तब क्या कर रहे होते हैं, अपना बैलेंस बना के चल रहे होते हैं। स्टेट ही टर्म्ड एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर कुछ चेंज भी हो जाए तब दूसरा बंदा उसमें अपने आप को एडजस्ट करके फिर बैलेंस बना लेता है। एग्जाम्पल दे दूं तो कोविड-19 के वक्त पे जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया था तो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, ऑनलाइन एजुकेशन का। जब समाज में सब कुछ बंद हो गया, पॉलिटी बंद हो गया, एजुकेशन बंद हो गया, तब एक नया फॉर्म ऑनलाइन एजुकेशन का आया, राइट। तब सब लोग उसमें एडजस्ट करें और अपने आप को चेंज कर दे। दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कि अगर एक जगह पे कोई परिवर्तन आता है दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें आ जाएंगी जहां पे वो अपने को बैलेंस कर लेंगे। आगे देखो 4 फंक्शनल सब सिस्टम क्या है। एक है इकोनॉमी, हमारा एडॉप्टेशन, देन है गोल अटेनमेंट, पॉलिटिकल सब सिस्टम, ठीक है जी। देन हमारे पास है फैमिली सब सिस्टम, सोशलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। आगे हमारे पास है कल्चरल सब सिस्टम जहां पे आएगा वैल्यू ट्रांसमिशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे देखें ईच सब सिस्टम सपोर्ट द अदर। हर एक सब सिस्टम दूसरे बंदे को सपोर्ट करता है। लाइक अ फैमिली एक बच्चे को सोशलाइज करती है, ठीक है, ताकि वो बड़ा होके इकोनॉमी में आ सके, पैसा कमा सके और एम्प्लॉयमेंट में जा सके, ठीक है। आगे देखिए फंक्शनल इम्परेटिव्स एगिल मॉडल। यहाँ पे इन शॉर्ट है, आगे आपको डिटेल में एक एक चीज करवाई जाएगी। ये सिर्फ ये है कि उनका जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वहां पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। एगिल का आगे एडॉप्टेशन, जी फॉर गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। एडजस्ट करना अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने गोल्स को अचीव करना, आपस में मिलजुल के रहना और अपने वैल्यूज को मेंटेन करना। पैटर्न वेरिएबल किसका है? तो हमारे पास टालकट पार्सन का है। इन्होंने 5 डिक्टोनमीज या फिर बाइनरी चॉइसेस दिया है। डिक्टोनमीज का मतलब होता है द्विधारी, मतलब
दो पक्षी, मतलब एक पक्ष मतलब दूसरा पक्ष, मतलब दो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, दो हमारे पास धाराएं हैं, ठीक है। एक है अफेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी का मतलब है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, अफेक्शन भावनात्मक जुड़ाव, एंड न्यूट्रलिटी डिटैचमेंट, न्यूट्रल एकदम बायस फ्री, ठीक है। यहाँ हमारी फैमिली आ जाएगी और यहाँ हमारा वर्क प्लेस आ जाएगा। तो क्या बना, हम अपनी फैमिली के लिए इमोशनल हैं बट अपने वर्क प्लेस के लिए न्यूट्रल हैं। देन है यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म। रूल्स ऑफ ऑल, यहाँ पे सभी के लिए सेम रूल हैं बट यहाँ पे स्पेसिफिक है। वर्क प्लेस पे क्या होगा, सभी के लिए सेम रूल, सबने 8 बजे ऑफिस में आ जाना है। बट पर्टिकुलरिज्म में क्या होगा, स्पेसिफिक, कि हर फैमिली का अपना अपना रूल होता है। अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन। अचीवमेंट कहाँ है, वर्क प्लेस पे, मैनेजर, सीईओ, एचआर में और लेबर, है ना। एस्क्रिप्शन जो बाय बर्थ है, आपका कास्ट, जेंडर, सब। स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजन। अब इसमें क्या है, लिमिटेड रोल, मतलब मैं टीचर हूँ तो मैं सोशियोलॉजी की टीचर हूँ, मैं हिस्ट्री की नहीं हूँ, फिजिक्स की नहीं हूँ, मैथ की नहीं हूँ। बट डिफ्यूजन प्रसार होना, जनरल रोल्स होना, जैसे कि मैं घर का काम भी कर सकती हूँ, बाहर घूम भी सकती हूँ, वो चीजें जो हो जाती हैं, दिस इज अ जनरल रूल्स। देन है कोलेक्टिविटी वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। कोलेक्टिविटी ग्रुप ओवर सेल्फ, कि सबसे पहले हम अपने समूह को मेन रखते हैं, उसके बाद आता है सेल्फ के बारे में, हम इंडिविजुअल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए सोशलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन। सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड नॉट जस्ट बाय लॉज एंड कंट्रोल बट बाय द इंटरनलाइज्ड ऑफ वैल्यू। जो हमें कंट्रोल किया जा रहा है, जो समाज में सोशल ऑर्डर बनाए रखा जा रहा है, वो लॉज के द्वारा नहीं, वो वैल्यूज के बेस पे है, जो कि हमारी फैमिली, स्कूल और हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सिखाया जाता है। अच्छे से बिहेव करो, गुस्सा मत करो, है ना, झगड़ा मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो, दिस इज, ठीक है। देन है टियोलॉजी, criticism of functionalism. तो functionalism assume that institutions exist because of the function they perform, which is called teleology. टेलियोलॉजी याद रखना, टेलियोलॉजी, अब इसका मतलब होता है कि हमारा हाथ इसीलिए आज जिंदा है क्योंकि इसका काम है खाना खाना। अगर हम अपने हाथ को छोड़ दें, सब बंदे अपने लेफ्ट हैंड को छोड़ दें, तो क्या होगा, आने वाले 200-300 सालों में हमारा लेफ्ट हैंड खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसका काम ही नहीं है। तो हमारे फंक्शनलिज्म में जो थिंकर हैं वो ये कहते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन आज इसीलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज उसका कोई ना कोई फंक्शन है और वो उसका काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेलियोलॉजी। क्रिटिक बोलते हैं दिस इज लॉजिकली फ्लॉड बिकॉज इट एक्सप्लेन कॉज्ड बाय अदर इफेक्ट, एग्जांपल रिलीजन एग्जिस्ट टू प्रिजर्व मोरालिटी, राइट। तो वो बोलते हैं ठीक है ये भी है, बट कई बार कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे भी काम कर देता है जो कि उसे नहीं करना होता, उसके बारे में क्या ख्याल है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले। लाइक द थीम, ये सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें जो होने वाली बेकार बेकार चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, झगड़ा, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखें तो फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज। Parson acknowledged change within system due to historical, cultural and motivational factor, ठीक है। जो हमारे पास सोशल चेंज है, पार्सन बोलते हैं कि ये ऐसे रैंडमली नहीं होता, ये एक तो हमारी हिस्ट्री में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, हमारे कल्चर में चेंज होगा और हमारे पास जो हमारे जो गोल हैं, जो मोटिवेशन है, वहां पे बदलाव आएगा, तब जाके हमारी पूरे का पूरा एरा, हमारी हिस्ट्री बदल जाएगी। विद इन अ सिस्टम होता है, मतलब फैमिली में चेंज आ गया, ग्रुप में चेंज आ गया, देन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, पूरे पूरे हमारे सोसाइटी में बदलाव आ गया, जैसे कि ऑनलाइन
सॉरी ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई, दैट इज देन पार्सन्स कंट्रीब्यूशन इन की एरिया। तो फैमिली के बारे में क्या बोलें कि रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू ट्रांसमिशन, कि जो हमारी फैमिली है हमारे पास वैल्यू ट्रांसफर करती है। एजुकेशन का काम है हमारे पास मेरिटोक्रेसी और इंटीग्रेशन को बनाए रखना। रिलीजन का काम है हमारे पास सोशल वैल्यूज को बनाए रखना, एकता बनाए रखना। और हमारे पास है सर्टिफिकेशन, जिसका मतलब है कि लोगों को वो काम देना जो उनकी स्किल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि एक बंदा सारे काम ना करके अलग अलग बंदे अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंगली अलग अलग काम कर सके। पर इससे होता क्या है, इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, आगे देखें तो पार्सन की जो थ्योरी है वो प्रोवाइड करवाता है सिस्टमेटिक मॉडल टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एज अ स्टेबल। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, सोशल सिस्टम, जिसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि हर एक समाज में बने हुए पार्ट का अपना अपना काम होता है, मिलकर काम करते हैं ताकि समाज में सोशल ऑर्डर मेंटेन रह सके। आगे देखो टारगेट पार्सन चेंज विद इन सोशल सिस्टम। आगे देखो जो हमारे फैमिली के अंदर बदलाव आता है उसके बारे में ये क्या बोलते हैं। पार्सन ने बोला जो बदलाव है ना वो हमारे विद इन और ऑफ द सिस्टम भी होता है। ठीक है, रिमेंबर्स द लाइफ साइकिल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। However, unlike biology, social systems are deeply influenced by cultural factor। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास चीजें अलग अलग बन जाती हैं। देखो जो हमारी बायोलॉजी है, जो हमारा फेस है, हमारा कलर है, हमारा जीन है, हमारे बोलने का तरीका है, ठीक है, बायोलॉजिकल है यस, बट कैसे बना, हमारे आस पास के कल्चर के अकॉर्डिंगली। देखो इंडिया का ही व्यक्ति है जो नॉर्थ में है वो गोरा चिट्टा है, बट साउथ में ब्लैक है, सेंटर में ब्राउनिश है। क्यों है, सेम इंडिया है, सेम इंडिया के लोग हैं, तो क्यों है ऐसा, बिकॉज वहां का कल्चर, एरिया, ज्योग्राफी वैसी है। ठीक है, नेचर कैसा सोशल चेंज का, तो देखो तो जस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म ग्रो, जिस प्रकार से हमारी बॉडी के पार्ट ग्रो होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अपने आप खुद ही मेंटेन करने लग जाते हैं ओवर टाइम, उसी प्रकार से जब हमारे इंटरनल पार्ट में कुछ बदलाव आते हैं तो या फिर एक्सटर्नल चीजों से कुछ बदलाव आते हैं तो हमारी होली होली जो हमारी पूरा समाज का पार्ट है वो धीरे धीरे बदल जाता है। एग्जाम्पल दे दूं तो कोविड-19 के आने के बाद बाहरी था, पर उसने हमारी फैमिली इंटरनल पार्ट को चेंज करा, राइट, हमारे वर्क प्लेस को चेंज करा। ठीक है, पॉपुलेशन एंड सोशल चेंज। पॉपुलेशन जब हमारे पास बढ़ी तो क्या बढ़ा, डेंसिटी बढ़ा, घनत्व बढ़ा, और इससे भी काफी ज्यादा चेंज हमारे इंडिया में देखने को मिला, वर्ल्ड वाइड देखने को मिला, एक बहुत बड़े लेवल पे सामाजिक बदलाव देखने को मिला है। अर्बनाइजेशन हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले हैं, कास्ट इन इंडिया, गिल्ड्स इन यूरोप। ठीक है, आगे देखें, हाँ, स्ट्रेन और इक्विलिब्रियम, कि जब जब समाज बदलेगा, जब जब समाज में स्ट्रेन, तनाव आएगा, तब तब कोई अलग से फोर्सेस आएंगी जो उसके अंदर सिस्टम बना होगा जिसे बैलेंस कर लेगा। कोविड-19 के वक्त पे क्या हुआ था, हमारे बाहर से कुछ स्ट्रेन आया, तनाव आया, ठीक है, और हमारे इंटरनल पार्ट ने उसे ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लिया। हम ऑफलाइन सिस्टम में पढ़ रहे थे, ठीक है जी, जब कोविड-19 आया सब चीजें ऑफ हो गई तो हमने ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर दी। Social change is not smooth, it creates strain between old and new values. Person argue that change occurred through the re-establishment of equilibrium, ठीक है, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस, कि जब जब भी झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसकी री इस्टेब्लिश में हमारे पास एक नया चेंज आएगा, तो एक नया हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखो जब कोविड-19 आया तो कैसे ऑफलाइन से हम ऑनलाइन की ओर चले गए। आगे देखें तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चेंज, संस्थागत जो हमारे पास चेंज आते हैं, तो व्हेन न्यू आइडिया एंटर द सिस्टम
They generate conflict. Over time, society adopt that this change by institutionalizing न्यू रोल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल वैल्यू सेम। जब बाहर से कोविड-19 आया, हमारा स्कूल कॉलेज ऑफलाइन था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। दिस इज कि जब बाहर से कोई चेंज आएगा तो हमारे आपस में जो लोग हैं वो उसे अडॉप्ट कर लेंगे और एक नया चेंज बना देंगे, एक नया रोल बना देंगे ताकि सब लोग उसमें अपना को अडॉप्ट कर सकें। देन है फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेन इन सोशल सिस्टम। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है जब माइग्रेशन होता है, डेमोग्राफिक चेंज, माइग्रेशन, इंटरमैरिजेस, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी। आगे है इन्वायरमेंटल चेंज, कोई फ्लड आ गया, मिट्टी खराब हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो गया, नए नए इन्वेंशन हो गए, है ना। देन कल्चरल इनोवेशन, जब नई विचारधाराएं आ गई, रिलीजियस मूवमेंट हो गए। देन इंटरडिपेंडेंस की ऑल फैक्टर्स एक्ट कलेक्टिवली नॉट इन आइसोलेशन, जितने भी ऊपर वाले कारक हैं सब इकट्ठे काम करने लग जाएं तब भी हमारे समाज में चेंज आ जाएगा। देन है रैशनलाइजेशन एंड ट्रेडिशनलाइजेशन। इसमें क्या तर्क वितर्क, यहाँ पे होगा पारंपरिकता कि हम परंपरा को मानेंगे। पार्सन ने अडॉप्ट किया है वेबर का आइडिया रैशनलाइजेशन वाला, ठीक है, जहां पे हम लीगल इंडिविजुअलिस्टिक रूल बेस्ड संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, जहां पे ट्रेडिशनल अधिकार को प्रभुसत्ता को खत्म करके उस पर कांटा मार के हम एक नया सिस्टम जनरेट करते हैं। However, over time, even rational system become traditionalist, forming vested interest. आगे देखें एग्जाम्पल, फैमिली एज अ चेंजिंग सिस्टम, कि फैमिली हमारे पास क्या है, चेंजिंग सिस्टम है। कहाँ पहले हम एक्सटेंडेड फैमिली में रहते थे, फिर हम ज्वाइंट फैमिली में आ गए और अब हम न्यूक्लियर फैमिली में आ चुके हैं, ठीक है। पार्सन यूज द फैमिली सिस्टम टू इलस्ट्रेट इंटरनल सोशल चेंज, कि फैमिली में जब बदलाव आता है तब तब समाज में बदलाव आता है। एंड एज इंडिविजुअल एज देयर रोल चेंज, बच्चा था कोई और काम थे, एडल्ट हुआ कोई और काम हुए, बूढ़ा हुआ तो कुछ और काम हुए। फैमिली साइज चेंज हुआ है, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस एडॉप्ट वैल्यू फ्रॉम बॉर्डर सोसाइटी। आगे देखिए तो हाँ जी, नेचर ऑफ चेंज कैसा है, स्ट्रक्चरल और वैल्यू बेस्ड है, कि हम अपनी परंपरा संरचना मूल्यों के अकॉर्डिंगली बदलते हैं। रेजिस्टेंस कैसा, चेंज इन्वॉल्व ओवर कमिंग रेजिस्टेंस, इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाने की बात है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नए आइडिया हमारे सिस्टम के पार्ट में से आते हैं। और कल्चरल बोथ ड्राइव्स ऑफ कल्चर बोथ ड्राइव्स एंड रेजिस्ट चेंज। आगे देखें सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज। पार्सन डिस्कस करते हैं सोशल चेंज एज एन इंटरनल फीचर ऑफ द सोशल सिस्टम, कि ये क्या है, इंटरनल फीचर है, बिकॉज जिस समाज में रहते हैं वहां पे हमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। एक है एडॉप्टिव, दूसरा रेवोल्यूशनरी, स्वीकार कर लिए तो बदल गए, एक धक्के से क्रांतिकारी चेंज करवाया गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली हम रील्स के दीवाने हो चुके हैं, ये अडॉप्टिव है। रेवोल्यूशनरी, जब कहा जाएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़नी है, रील्स बंद कर देनी है, धक्के से होगा, दिस इज अ रेवोल्यूशनरी, ठीक है। आगे देखें फर्स्ट लेवल एडॉप्टिव सोशल चेंज। एडॉप्टिव, दिस लेवल involves slow continuous change through process such as हम अपने रोल को अलग तरीके से निभाएंगे, हमारा सोशलाइजेशन होगा उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। देन हम संस्थागत चीजें हमें ऐसे मिलेंगी वहां से कि हम उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दें। जैसे कि हमें हमारी फैमिली दिखाती है कि भाई देखो रील देखो, टाइम पास करो। मम्मियाँ जो होती हैं अपने बच्चों को फोन देती हैं कि भाई रील देखो, हमें काम करने दो,
है ना, वो चीजें। तो संस्था ही हमें चीजें सिखाती हैं, धीरे धीरे करके हमारी हैबिट बन जाती है और हम वो स्वीकार कर लेते हैं। देन हमारे पास है पार्सन एक्सप्लेन दैट सच चेंज पासिस थ्रू स्टेजेस। पहला है इनोवेशन, हम कोई तर्क वितर्क लगाएंगे। देन हमारे वो तर्क वितर्क जो है वो आएगा संस्थाओं के अंदर। उसके बाद क्या होगा, उस उस आइडिया का जो इंटरेस्ट है पैदा होगा हमारे फैमिली या हमारे ग्रुप के अंदर। देन फिर हमारा जो ट्रेडिशनल आइडिया था वो खत्म हो जाएगा और जो इनोवेशन वाला आइडिया है जिंदाबाद हो जाएगा। हमारे पास बुक्स पढ़ने का आइडिया था, हाँ जी, तो क्या आइडिया आया, एक इनोवेशन आया रील्स का, इन शॉर्ट, ठीक है। फिर उस इनोवेशन को सहमति दी गई स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, फैमिली के द्वारा। उसके बाद उसमें अलग अलग लोगों के जो इंटरेस्ट है आने शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, इनोवेशन हुआ, जो ट्रेडिशनल आइडिया था बुक्स पढ़ने का वो खत्म हो गया और हम रील्स के दीवाने हो गए। दिस इज अ ग्रेजुअल ऑनगोइंग और सिस्टम स्टेब्लिश प्रोसेस, ठीक है जी। आगे देखें तो सेकेंड लेवल, इट इज अ रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। इसमें क्या होगा, पार्सन व्यूड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एज सडन एंड रेडिकल ब्रेक इन द इक्विलिब्रियम ऑफ सोसाइटी, कि जहां पे रेडिकल ब्रेक हो, कुछ मतलब चल रहा है एकदम से कुछ खड़बड़ होगा और सिस्टम बदल जाएगा। जैसे कि बाढ़ आई और बाढ़ ने आके खड़बड़ मचाई, पूरा पूरा जो गांव है खत्म हो गया। This is a revolutionary movement. He gave example like a communist and Nazi movement. He identified four key conditions for this movement. पहला है widespread alienation, कि सब लोग अपने अपने काम से डिसअटैच हो जाएंगे, अलगाव में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक डेविएंट, एक अलग सब कल्चर क्रिएट होगा जो कि मेन डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को कांटा मारेगा, उसके खिलाफ काम करेगा। फिर हमारे पास एक नई आइडियोलॉजी आएगी, लोग उसको मानने लग जाएंगे। फिर सब लोग इकट्ठा होके पुराने कल्चर को कांटा मार के एक नए कल्चर की शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल दे दूं तो 1947 से पहले सब लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे, हाँ जी। एक नया सब कल्चर कांग्रेस आया, हाँ जी, कांग्रेस आए और भी आए, पर मेन फोकस क्या था कि हमें आजादी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है जी, आजादी एंड आजादी। फिर उस नई आइडियोलॉजी जो है पूरी तरीके से डेवलप होगी, हर जगह पे नेशनलिस्ट मूवमेंट होने लग गए। फिर क्या हुआ, एंड में आके उस नेशनलिस्ट मूवमेंट के चक्कर में 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, ठीक है जी। आगे देखिए तो नेक्स्ट आउटकम ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या होगा, एक तो हमारे पास बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। However, revolutionary ideologies are often utopian and when implemented require compromises. इसका मतलब होता है सोशलॉजिस्ट, ठीक है, और जहाँ फिर सोशलिस्ट जो कि समाज के भले की बात करते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ओवर टाइम इवन रेडिकल मूवमेंट ट्रेंड टुवर्ड ऑर्थोडॉक्सी, कई बार जो ऐसी मूवमेंट है आपको पुराने समाज की ओर भी ले जाएंगी, कि जो समाज पहला था अब वही लेकर आ जाओ। जैसे कि हमारे पास है आर्य समाज जो कहता है कि वेदों को पढ़ो। एग्जाम्पल, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ट्राई टू एलिमिनेट फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट इन प्रैक्टिस दीज वर हार्ड टू रिमूव। हमारे पास जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बंदे हैं जो कि समाजवादी हैं, समतावादी हैं, वो क्या कहते हैं कि फैमिली अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी छोड़ के आ जाए, है ना, घर बार त्याग दो, घर बार पूरा बेच के आ जाओ, सब बराबरी कर लो। पॉसिबिलिटी है, आपने इतना हार्ड अर्न से, हार्ड वर्क से अपना पैसा कमाया, लैपटॉप लिया, गाड़ी लिया, घर लिया, और कोई बंदा आके बोले तो बेच के आ जाओ, करोगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, छोड़ के आओ, बिजनेस छोड़ के आना है, हार्ड टू रिमूव।
देन है पार्सन्स कंक्लूजन, क्या है कि ऑल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इवेंचुअली कन्फर्म टू सिस्टमेटिक नीड, कि जितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी तब जाके एक बड़ा रिवोल्ट आएगा। ठीक है, दे स्टार्ट विद हेट्रोडॉक्सी रिबेलियन बट मूव टुवर्ड ऑर्थोडॉक्सी स्टेबलाइजेशन ट्रेडिशनल, अल्टीमेटली दे बिकम नॉर्मलाइज्ड विद इन द सोशल सिस्टम। देखो जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं वो विद इन से शुरू होते हैं, बट उन्हें शुरू होने में और एंड होने में सिस्टम की ज़रूरत है। वो शुरू होते हैं रिबेलियन से और एंड होते हैं, मूव होते हैं टुवर्ड ऑर्थोडॉक्सी, एंड अल्टीमेटली वो नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं जब उनका गोल अचीव हो जाता है। देन क्विक समरी, इन्होंने क्या दिया, अडॉप्टिव चेंज स्लो एंड सिस्टम प्रिजर्विंग। जो रेवोल्यूशनरी है ये हमारे पास सडन चेंज करता है। 4 कंडीशन है रेवोल्यूशन की, पहला एलिनेशन, सब कल्चर, दूसरा आइडियोलॉजी, तीसरा पावर, चौथा क्या, यूटोपियन आइडियोलॉजीज नीड प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट, देन मूवमेंट मूव फ्रॉम हेट्रोडॉक्सी टू ऑर्थोडॉक्सी, याद रखना। आगे देखिए टालकट पार्सन ऑन सोशल चेंज एंड एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। सोशल चेंज इन पार्सन थ्योरी, पार्सन ने दिया है, यस वही चीजें आ रही हैं कि सोशल चेंज 2 प्रकार का है, एडॉप्टिव, ग्रेजुअल, ठीक है, जो धीरे धीरे होता है। इसमें क्या आएगा, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, देन वेस्टेड इंटरेस्ट सेम आ गया, रेवोल्यूशनरी आ गया, कंडीशंस आ गए, ठीक है। आगे देखो एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल, पर्सन emphasize that over a long time scale societies evolve in universal pattern, कि समाज जो है एक यूनिवर्सल पैटर्न के अकॉर्डिंगली बना है। ठीक है जी, देखे तो एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल कि हर एक समाज का पार्ट एक सिस्टम के बाद सेम सिस्टम में बन के बना है। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव एनालिसिस स्टडीज हाउ सोसाइटीज इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न टाइपिकल टाइप्स ग्लोबली, कि आदिम समाज से कैसे हम आज के समाज में कन्वर्ट हुए हैं, मॉडर्न समाज में आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 3 स्टेजेस हैं सोशल एवोल्यूशन का। पहला है प्रिमिटिव आर्केटिक सोसाइटीज, सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी वहां पे, सिंपल टूल और टेक्नोलॉजी था वहां पे, किनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था वहां पे, एनिमिज्म और रिलीजन बेस्ड बिलीफ था वहां पे, और ट्राइबल और कलेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पे, मतलब जहाँ पे सिंपल से लोग रह रहे हैं, किनशिप है वहां पे, धर्म है वहां पे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, शिकार वगैरह करते हैं। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ कि जो खेती बाड़ी है वो नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई, हमारे पास धार्मिक बदलाव आ गए, धर्म के नाम पे हमारे पास अलग अलग बाबे देवता वगैरह आ गए। देन है इंटरमीडिएट सोसाइटी जो सेकेंड लेवल पे आएगी, इसमें क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। अब इसमें क्या होगा, बाइनरी डिवीजन आएगा, मतलब गांव शहर, अर्बन और रूरल आ जाएगा, कृषि और गैर कृषि आ जाएगा, जैसे कि हम सर्विस भी देते हैं और हम एग्रीकल्चर भी करते हैं। ठीक है, इमरजेंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास हो गया, नीड फॉर जनरलाइज्ड रूल एंड रिटर्न रूल हमारे पास आ गए, सिस्टम लाइक अ मोनार्ची एंड फ्यूडलिज्म हमें देखने को मिल गया, राजा वगैरह आ गए, जमींदार सामंत वगैरह आ गए, इंडिया चाइना रोमन एम्पायर। देन है आजकल का समाज, इसमें क्या है, इंडस्ट्री है जहाँ पे साइंस, फैक्ट्री सिस्टम, अर्बन ग्रोथ देखने को मिलता है। देन है डेमोक्रेटिक, जहाँ पे राइट इक्वालिटी ऑफ और मोनार्ची खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गया डेमोक्रेटिक के अंदर। देन है एजुकेशनल, जहाँ पे रिजर्वेशन है, सेकुलर एजुकेशन है, यूनिवर्सल एजुकेशन है, और राइज हुआ है मॉडर्न नॉलेज का। आगे देखिए मॉडर्न सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस में क्या रहेगा, यूनिवर्सल लीगल नॉर्म आए हैं, मनी एंड बैंकिंग, रैशनल ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में देखने को मिली है।
और आज के समाज में क्या है, एक व्यक्ति को जॉब कैसे मिलती है, उसकी मेरिट के बेस पे, उसकी स्किल के बेस पे, ना कि उसके बर्थ के बेस पे। ठीक है, आगे देखिए फाइनली आर्गुमेंट क्या है पार्सन का, इवन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इवेंचुअली स्टेबलाइज एंड बिकम ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, सभी जो क्रांतिकारी परिवर्तन हैं समय के साथ संस्थागत हो जाते हैं और समाज को स्थिर करते हैं। मतलब जितने मूवमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होंगे, स्टेबल होंगे और बाद में समाज को भी स्टेबल कर देंगे। आगे देखो कीवर्ड फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज। आर्किटेक्ट में क्या होगा, जहाँ पे समाज सिंपल था, ओल्ड फैशन था। डिफ्यूजन में क्या हुआ, चीजें स्प्रेड हुई, आइडिया स्प्रेड हुआ, वेस्टर्न का आइडिया इंडिया में आया, चीजें शेयर हुई। एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल में क्या हुआ, जहाँ पे हमारे पास एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है ओवर लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइम इन सोशल सिस्टम, कि चीजें बदलती हैं, बड़ी लेवल पे क्रांति हमें देखने को मिलती है, विकास हमें देखने को मिलता है। देन है होमोस्टेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ बॉडीली सिस्टम, रेसिप्रोसिटी, डाइजेस्टिव एक्सेट्रा। मतलब शरीर की अलग अलग जो क्रियाएं हो रही हैं ऑटोमेटिकली, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खाना हमारा खुद ही हजम हो रहा है, पानी खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ब्लड खुद ही बनता जा रहा है। होमोस्टेसिस याद रखना ये टर्म, किसमें यहाँ तो टारगेट पार्सन प्लस इसका मतलब क्या है। देन रैशनलाइजेशन, ये वेबर ने दे रखा है। वेबर का कहने का भाव ये है जहाँ हम तर्क संगता का यूज करते हैं, जहाँ पे हम तर्क संगता, रैशनल, तर्क वितर्क, यस नो, लॉस और अपने हानि को देखते हैं और बेनिफिट को देखते हैं। टेलियोलॉजी, जहाँ का मतलब है एक्सप्लेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन द पर्पस इट सर्व वी ईट टू लिव। मतलब इसका ये है कि जो चीज आज प्रेजेंट है ना, उसका कोई ना कोई काम है, तभी वो आज प्रेजेंट है। हमारे हाथ, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारे कान, हम अपने कानों पे क्या लगा रहे हैं, ये चश्मा लगा रहे हैं। चश्मा लगाना बंद कर दें, कानों में बाली लगाना बंद कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कान का ये पूरा सिस्टम है वो धीरे 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 रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाएगा। देन है ट्रेडिशनलाइजेशन, जहाँ पे हम अपन पुराने बिलीव्स को देखते हैं, वैल्यूज को, आइडियाज को देखते हैं। इनकी आलोचनाएं क्या हैं कि इन्होंने मोस्टली कंसेंसस के बारे में, सहमति के बारे में बात की, स्टेबिलिटी के बारे में बात किया है, पर कहीं पे भी बात कॉन्फ्लिक्ट का और कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में कोई बात नहीं करा। निगलेक्ट करी है इंडिविजुअल एजेंसी को, कि जो हमारे पास एक व्यक्ति है उसकी भी कोई अपनी धाराएं हैं, कोई विचार है, उनकी भी कोई आइडिया है, उनके बारे में कोई बात ना करके दरखीम के अकॉर्डिंगली समाज की बात करते हैं। देन है इथनोसेंट्रिज्म, कि मोस्टली अपनी जो स्टडी है वहां पे ये वेस्टर्न को ही देखते हैं, उनके आधार पे अपने रिसर्चेस करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ये इथनोसेंट्रिज्म में आते हैं, इथनोसेंट्रिक वाइज में रहते हैं। स्टैटिक व्यू है इनका, मतलब समाज बहुत बढ़िया है, राजी खुशी है, खुशल मंगल है, हंसता रहता है, मतलब ऐसी बातें करते हैं। उसमें जो इम्बैलेंस है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में कोई अच्छी खासी बात नहीं करेंगे। लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक जो असमानता है उनके बारे में जो कोई बात नहीं करेगी। कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, क्लास बेस्ड जो हमें भेदभाव देखने को मिलता है, उसके बारे में जो कोई बात नहीं करे हैं। टालकट पार्सन एंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम, टालकट पार्सन और सामाजिक प्रणाली की संकल्पना क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, स्टेबल और एंडोरिंग सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और हमारा वॉशरूम स्ट्रक्चर है, यस। डिस्पाइट इंटरनल चेंजेस मेंटेन्स इट फंडामेंटल फंक्शन। कुछ हम बदलाव कर सकते, पेंट चेंज कर दिया, बाल्टी चेंज कर दी, पर उनके फंक्शन तो वही रहते हैं ना।
He compare it to the living organism that adapt while preserving its core, कि जो हमारे lungs हैं, हमारे फेफड़े हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, अगर हमारे हाथ ना हो, हम अपने पैरों से लिख सकते हैं ना, चल भी सकते हैं, यस। तो वो चीज है कि स्ट्रक्चर सेम रहता है, कुछ फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बट स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर रेफर टू द पैटर्न ऑफ अ रोल एंड रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर क्या है? जहाँ पे कुछ रोल्स हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं, यस। सिस्टम क्या है? जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पे क्या है? रोल और रिलेशनशिप, डबल आर है डबल एस के अंदर। अब इसमें क्या है? एस और एफ है, ठीक है जी। सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है? डबल आर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? रोल होता है अपना अपना और अपना रिलेशनशिप होता है, यस, हो गया। सिस्टम में क्या है? जहां पे स्ट्रक्चर भी है, मतलब रिलेशनशिप भी है, रोल भी है, प्लस फंक्शन भी है, ठीक है। जैसे कि हम अपने घर के अंदर रोल भी रहते हैं, रिश्तों में भी रहते हैं और फंक्शन भी करते हैं, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम आज ऐसे हैं, नहीं तो हम कुछ और ही हो जाते। धर्म है, यस, अगर धर्म में रोल रिलेशनशिप है बट उसका फंक्शन भी है, तभी वो जिंदा है, तभी वो आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर उसका कोई फंक्शन ना होता तो शायद धर्म आज नहीं होता। आगे देखो, व्हाट इज सोशल सिस्टम। मिटशेल बोलते हैं सोशल सिस्टम एक प्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन सिचुएशन विद विच हैज अ फिजिकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, actors motivated toward a goal and governed by a shared normative cultural structure। एक सामाजिक प्रणाली में कई व्यक्ति शामिल होते हैं जो किसी भौतिक या सामाजिक स्थिति में आपस में क्रिया करते हैं, किसी लक्ष्य की दिशा की ओर प्रेरित होते हैं और साझी सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सेम हमारे मैरिज के अंदर एक स्ट्रक्चर है, हस्बैंड वाइफ, हाँ जी, इनका मिलन होता है, शादी होता है, हाँ जी, आपस में क्रिया करते हैं, हाँ जी। लक्ष्य क्या है? आगे बच्चे पैदा करने, अपने वंश को बढ़ाना, अपने कल्चर को मेंटेन करना, दिस इज, ठीक है। परिवार, फैमिली, हमारा कल्चर, हमारा क्लास, पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी, ये क्या है? सोशल सिस्टम है, याद रखना। पार्सन की बुक देख लो तो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937, सोशल सिस्टम 1951, सोशल एक्शन 37, सोशल सिस्टम 51, याद रखना। इसमें क्या दिया? इसमें देते हैं वो जर्नल थ्योरी ऑफ एक्शन। उन्होंने वेबर, द परेतो जैसे सामाजिक विचारकों के योगदान को समन्वित करके ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हाँ जी, आगे देखिए, अर्ली अप्रोचेस टू सोशल एक्शन। पार्सन ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन में तीन प्रमुख जो हमारे पास बौद्धिक परंपराएं हैं, जो हमारे पास कह सकते हैं जो मेन आइडियोलॉजीज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में काफी स्टडी करके बोला। पहला हमारे पास यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन है, मतलब उपयोगितावादी परंपरा, कि सोशल सिस्टम के अंदर, सोशल एक्शन के अंदर जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम एक्शन करते हैं। इसके बारे में किसने दिया? बेंथम ने, स्पेंसर ने और एडम स्मिथ ने, ठीक है। बोलते हैं इंडिविजुअल इज रैशनल एंड एम टू मैक्सिमम यूटिलिटी और हैप्पीनेस, कि व्यक्ति बड़ा ही दिमागी है और वो क्या करता है? अपने बेनिफिट के लिए जहां लगता है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे बातचीत करना शुरू कर देता है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल किसका है हमारे पास? इस ट्रेडिशन का ही है। सबसे अधिक संख्या में लोगों की सबसे अधिक खुशी, ठीक है। आगे देखें, ये दृष्टिकोण सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक मानदंडों की अपेक्षा करता है, केवल व्यक्ति की पसंद और तर्कशीलता पर ध्यान देता है। देन है पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, प्रत्ययवादी।
सकारात्मक परंपरा, किसके थिंकर कौन होंगे? ऑगस्ट कॉम्टे होंगे। यस, ये बोले हैं सोसाइटी कैन बी स्टडीड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड लाइक अ नेचुरल साइंसेस, कि हम समाज की स्टडी साइंटिफिक मेथड से करें जिस प्रकार से हम नेचुरल साइंसेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये कथन का अर्थ तभी है जब वह प्रशिक्षण योग्य हो, वेरीफेबल स्टेटमेंट हो। ठीक है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म मतलब क्या है कि हम कोई लॉजिक, कोई हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तभी ठीक होगा जब उसको हम बार बार यूज करें, उसका बार बार रिजल्ट आए, वेरीफेबल स्टेटमेंट हो, तब जाके हम चीजों को बढ़िया बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दे दूं तो जैसे चावल बनाना है, चावल, ठीक है, तो चावल में जो चीज चाहिए कि पानी, चावल और नमक और मिर्ची। ठीक है, तो ये है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जहां में साइंटिफिक मेथड मतलब अपना ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चावल हमने ऐसे बनाने हैं, और कोई बंदा अमेरिका बैठ के उसको सेम प्रोसेस को लगा रहा है। एक बंदा इंडिया में है और एक बंदा अमेरिका में है, सेम प्रोसेस को लगा रहा है, चावल, पानी, नमक, मिर्ची, चावल बन रहे हैं। दिस इज अ वेरीफेबल स्टेटमेंट और अ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अब इनकी आलोचना क्या है कि दृष्टिकोण क्रियाशील व्यक्ति, एक्टर की उद्देश्यपूर्ण भूमिका और उसकी आंतरिक प्रेरणाओं को नजरअंदाज करता है, क्योंकि सब चीजें पैटर्न बेस्ड हैं कि पहले पानी, फिर चावल, फिर नमक, मिर्ची, आग लगाओ और चावल बना दो। ठीक है, बट ये कहते हैं वारसन हमारे कि अगर ऐसा होता है तो जो कि व्यक्ति की खुद की मोटिवेशन है, खुद की जो क्रिएटिविटी है, वो बाहर नहीं आएगी। पहले मैं क्या बोला था कि सांस्कृतिक मानदंडों की अपेक्षा करता है, केवल व्यक्ति की पसंद और तर्कशीलता पर ध्यान देता है, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बात है, यहाँ पे समाज की बात नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे एक व्यक्ति ज्यादा ही इंडिविजुअल हो चुका है और अपने ही बेनिफिट की बात देखता है, समाज की नहीं। देन है आइडियलिस्टिक, आदर्शवाद। अब इसके हमारे पास थिंकर कौन है? बर्केली, कांत और हमारे हीगल। ठीक है जी, और हमारे हीगल ने क्या दिया? आइडियलिस्टिक, है ना, और हमारे मार्क्स ने क्या दिया? हीगल से चुरा के आइडियलिस्टिक मटेरियलिज्म दे दिया है। ठीक है, आगे देखें तो आइडिया एंड चेतना मतलब विचार और कॉन्शियसनेस। ठीक है, ही सामाजिक संस्थाओं को जन्म देती है। सिंपल सी बात है, आइडिया और कॉन्शियसनेस। एक हमारे पास आइडिया आएगा, उसमें चेतना आएगी, तब हमारे पास एक नई संरचना बन जाएगी। कभी किसी के माइंड में एक आइडिया आया होगा कि हमने एक ऐसा डिवाइस बनाना है जहाँ पे बैठ के बंदा वीडियो कॉल भी कर सके, वॉइस कॉल भी कर सके, वीडियो फोटो शेयर भी कर सके। आइडिया आया, चेतना आई और एक संस्था बन गई, एक सिस्टम बन गया, एक डिवाइस बन गया। माइंड, कॉन्शियसनेस, आइडिया शेप इंस्टीट्यूशंस लाइक लॉ, रिलीजन और अ कल्चर। हीगल का है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, सामाजिक परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होता है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये आपने याद रखना है कि सामाजिक परिवर्तन कैसा हुआ। एक थ्योरी बनी होगी, ठीक है, एक थ्योरी बनी हुई है, उसके खिलाफ कोई एंटी थ्योरी बनाएगा। हाँ जी, उसके बाद क्या होएगा? एक नई थ्योरी, एक नई सिंथेसिस बन जाएगा, याद रखना। पार्सन ने बोला कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्य और मूल्यों का प्रकाश डाला, लेकिन उसे सामाजिक प्रणाली के ढांचे में समन्वित करना आवश्यक था। आगे देखिए कि क्रिटिक और सिंथेसिस क्या है। पूरा हिंदी में हो गया क्या? अच्छा, पार्सन ने इन तीनों दृष्टिकोणों की सीमाओं को पहचाना और उन्हें खत्म करने की कोशिश करी कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, मैं कुछ नया बनाऊंगा। उनका मानना था कि किसी भी सामाजिक क्रिया को समझने के लिए व्यक्ति क्या भूमिका निभा रहा है, उसका आसपास कल्चर कैसा है
उसका सामाजिक ढांचा कैसा है, उसकी मूल्य प्रणाली कैसी है, वैल्यू सिस्टम कैसा है, कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैं पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, क्या रीज़न है, आसपास मेरे क्या चल रहा है और मैं काम क्यों कर रही हूँ, तब जाके आप मेरे सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। उन्होंने वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन दिया है, जिसमें व्यक्ति की मंशा, सामाजिक मान्यता और सामाजिक नियंत्रण का समन्वय होता है। मतलब वॉलंटरिस्टिक थ्योरी किसका है, टालकट पार्सन का है, जहाँ पे एक व्यक्ति खुद सोशल एक्शन में आता है। आगे देखिए, टालकट पार्सन एंड द अर्ली अप्रोचेस टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम। ये तो हो गया है, पार्सन का ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अच्छा 2 बार आ गया क्या? ठीक है, मेथड हो गया, आइडियलिस्टिक हो गया, कंक्लूजन। चलो, हाँ जी, आ जाओ आगे। पार्सन ने क्रिटिकली एग्जामिन किया है कि जो हमारे पास 3 अप्रोचेज हैं, डेवलप हिज एक्शन थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम। उनका मानना था कि नो सिंगल अप्रोच वो सफिशिएंट, कि एक्शन को समझने के लिए यूटिलिटेरियन वाला, आइडियोलॉजी वाला और पॉजिटिव वाला अप्रोच चलेगा नहीं, बिकॉज इन तीनों की जरूरत है। बिकॉज जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, तो उसके रोल को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, वैल्यू को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कौन है, यूटिलिटेरियन के अंदर जेरेमी बेंथम, ठीक है, जो कि रेशनल इंडिविजुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं, और इनकी आलोचना क्या है कि इग्नोर करते हैं कलेक्टिव सोशल स्ट्रक्चर को। पॉजिटिविस्ट ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि ऑब्जेक्टिव वेरीफेबल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, पर इग्नोर करते हैं एक्टर्स के पर्सपेक्टिव को। आइडियलिस्टिक, जो कि कांत, हीगल और बार्किली का है, और वो फोकस करते हैं आइडिया और कलेक्टिव स्पिरिट को, बट इग्नोर करते हैं प्रैक्टिकल मटेरियल रियलिटीज को। आगे है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टालकट पार्सन। तो हमारे पार्सन ने क्रिटिक किया यूटिलिटेरियन और आइडियलिस्टिक अप्रोच को, क्या कह के कि दोनों अप्रोचेस जो हैं ये स्टडी करते हैं सोशल सिस्टम को, वर वन साइडेड और इनकम्प्लीट, कि एक ही नज़र से समाज के सिस्टम को स्टडी करे हैं, और वो भी इनकम्प्लीट तरीके से। आगे देखें, जो हमारे पास है यूटिलिटेरियन अप्रोच, बोले रैशनल सिस्टम है जहाँ पे तर्क संगता होती है, हर बंदा अपने बेनिफिट की बात देखता है, अपने हित की बात देखता है, सेल्फिश रहता है, और लोगों के भले की बात कोई नहीं देखता। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल मेच्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम, कि जहाँ पे अगर लग जाए पता मार्केट में कि अभी जो लोग हैं वो ऐसे सावन के महीने में जो बनाना है, मैंगो है, काफ़ी महंगा हो जाता है, क्योंकि पता सबने ये खाना है, बिकॉज व्रत रखना है, चढ़ावा चढ़ना है, तो उस टाइम पे ये जो फ्रूट है वो महंगा हो जाता है। पार्सन की आलोचना है, इग्नोर द रोल ऑफ वैल्यू इन शेपिंग सोशल ऑर्डर, की व्यक्ति की जो मूल्य व्यवस्था, जो वैल्यू सिस्टम है, उसकी अपेक्षा करी जाती है। आइडियलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया देखते हैं, विचार देखते हैं, स्पिरिट से जो उसका एक रूप है वो देखते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे जो हमारे पास किसी का जो सामाजिक लेवल में जो एक आइडिया है, देखो जहाँ पे एक व्यक्ति के मन में जो आइडिया है उसके बारे में बात हो रखी होती है, बट जो वैल्यूज हैं, जो चीजें हैं, ठीक है, और जो एक व्यक्ति का व्यवहार है उसके बारे में कोई बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये कि आइडिया है, सबने खुशी मंगा रहना है, खुशी खुशी रहना है, झगड़ा नहीं करना है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात यहाँ पे हो रही है। एक व्यक्ति की जो एक अपनी जो मन है, क्रिएटिविटी, इसके बारे में कोई बात ये नहीं करे हैं, ठीक है। ओवर एम्फेसाइज द आइडिया एंड आइडिया एंड आइडिया, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करी है। पॉजिटिव में क्या है कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ सोशल सिचुएशन, ठीक है, कि व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति की पूर्ण जानकारी होती है। बिलीव देयर इज वन करेक्ट वे टू एक्ट, नो स्पेस फॉर एरर, वेरिएशन और वैल्यू,
केवल एक सही तरीका है कार्य करने का जिसमें त्रुटि विविधता जब मूल्यों की कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, अब इनकी आलोचना क्या है? देखो, पॉजिटिविज्म का मतलब है साइंटिफिक नॉलेज। हर चीज में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, साइंटिफिक मेथड का यूज करते हो, ठीक है, और ऐसी स्टेटमेंट लेकर आते हो जो कि वेरीफेबल हैं, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, देख सकते हो सेम तरीके से इम्प्लीमेंट करके। इनकी आलोचना क्या है पार्सन का? टू रिजिड है, नो रूम फॉर ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, वैल्यू बेस्ड चॉइसेस और सब्जेक्टिव वेरिएशन। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोरी अजम्पशन, जो हमारे पास पूर्व निश्चित मान्यताएं हैं। प्रोरी का मतलब होता है अजम्पशन मेड इन एडवांस, कि जो धारणाएं पहले से बन गई विदाउट ऑब्जर्विंग रियल बिहेवियर। एग्जाम्पल दे दूं, कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है, आपने पहले ही दिमाग लगा ली ये बंदा बड़ा गंदा है यार, बड़ा बेकार बंदा पेड़ काट रहा है। आपको क्या पता वो बंदा पेड़ इसलिए काट रहा हो ताकि उस पे उसने खेती करनी हो, उस पे उसने 2-3 और पेड़ लगाने हो, क्या पता आपको। ठीक है, आगे देखिए तो जो हमारे पास यूटिलिटेरियन वाले हैं, जो कि हमारे पास उपयोगितावाद के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं रैशनल रेगुलेशंस ऑफ नीड्स। जो एडलिस्टिक वाले हैं वो आइडिया के बारे में बात करते हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं वो साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करते हैं। और दोनों ही केसेस में जो एक्टर है वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, नॉट रूटेड इन रियल लाइफ कंडीशन, की उपयोगिता होना, आइडिया होना, है ना, उस अकॉर्डिंगली काम करना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप रैशनल होके अपने बेनिफिट को देख रहे हो, समाज को नहीं देख रहे हो कि समाज का क्या कहना है। पार्सन्स ऑब्जेक्शन टू एक्सक्लूसिविज्म। अब देखो इसमें क्या है, यूटिलिटेरियन के अंदर फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल रैशनैलिटी इग्नोरिंग द कलेक्टिव। सिंपल हो गया कि इसमें उपयोगिता अपने सेल्फ के बारे में बात है कि मैं खुश कैसे रहूं, मैं पैसा कैसे कमा लूं। आइडियलिस्टिक जहाँ पे वैल्यू और इग्नोर होता है रियल लाइफ प्रेशर। पॉजिटिविस्ट जहाँ पे फुल नॉलेज और ऑब्जेक्टिविटी है और इग्नोर होती है वैल्यू, एरर और वैरायटी इन बिहेवियर। आगे है पार्सन का अल्टरनेटिव एक्शन अप्रोच कैसा है। इन रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन ऑफ द above approaches, पार्सन इंट्रोड्यूस द एक्शन अप्रोच। अब इसमें क्या है कि अटेम्प्ट टू कंबाइन इंडिविजुअल एक्शन, वैल्यू ओरिएंटेशन और सोशल स्ट्रक्चर। वो बोले कि आप ना आइडिया की ओर जाओ, ना यूटिलिटेरियन की ओर जाओ, ना आप पॉजिटिविज्म की ओर जाओ, आप कॉम्बो लेकर चलो जहां पे आपके जो एक्शन है आपके लिए भी अच्छे हो सके और समाज के लिए भी अच्छे हो सके। इसीलिए इन्होंने क्या दे रखा है, पैटर्न वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट एक्शन आर गाइडेड बाय बोथ नीड और वैल्यू, कि जो भी आपके एक्शन है वो गाइड हो आपको कितनी जरूरत है और आपकी वैल्यू कैसी है। एंड ऑक्यूर सोशल कॉन्टेक्स्ट। इस एग्जांपल दो, आपको पानी पीना है 1 गिलास, आपने 1 गिलास पानी पी लिया, ठीक है। अब अगर आपकी वैल्यू बढ़िया है तो आप पानी को वेस्ट नहीं करोगे, दूसरा ग्लास नहीं भरोगे। बट अगर वैल्यू नहीं है तो दूसरा ग्लास भरोगे, पानी पियोगे थोड़ा सा, फिर फेंक दोगे, तो पानी वेस्ट होगा। देन हमारे पास है समरी। यूटिलिटेरियन का मतलब है यहाँ पे रैशनल थ्योरीज रहती हैं, अपने सेल्फ की बात होती है और सोशल कोहेशन को हम इग्नोर करते हैं। आइडियलिस्ट जहाँ पे हम आइडिया के बारे में, वैल्यू के बारे में बात करते हैं, और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसके बारे उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और पॉजिटिव जहाँ पे हम फुल इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, पर एरर, वैल्यू, वेरिएशन के बारे में कोई हम बात नहीं करते। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। और रैशनल में हम अपना प्रैक्टिकल ये आ गया और ये हमारा इधर आ गया, ठीक है। चलो आगे देखो, इसीलिए बोलते हैं टारगेट पर्सन कि हम तीनों का यूज करें, तीनों का कॉम्बो में यूज करें, तब जाके हम एक्चुअल में एक्शन थ्योरी को समझ पाएंगे। क्लियर। आगे है इनका एक्शन अप्रोच, इसको देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्शन अप्रोच को।